दोस्तों, जब इंसान को किसी भी चीज़ का चस्का लगता है, तो वो ये चीज़ भूल जाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वो बस अपने ही उस काम में मस्त हो जाता है जिसमें उसे चस्का होता है और वो अच्छाई-बुराई बिल्कुल भूल जाता है। आज की भी कहानी दोस्तों ऐसी है। एक लड़की होती है जो प्रेम प्रसंग में पड़ जाती है और प्रसंग में पड़ने के बाद में उस लड़के से शारीरिक संबंध बनाती है। जब वो संबंध बनाती है तो उसे इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि उसे शारीरिक संबंध बनाने का एक चस्का सा लग जाता है और उस चस्के के चक्कर में पड़ने के बाद वो अपनी छोटी बहन के साथ कुछ ऐसा करती है कि जब सच्चाई सबको पता चलती तो हर कोई दंग रह जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको कहानी सुनाऊँ इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दो, जिससे मेरा हौसला बढ़ सके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद के अंतर्गत एक थाना लगता है सिखवाबाद, और सिखवाबाद के अंतर्गत एक गांव लगता है छोटा सा जिसका नाम होता है नगला सेदलाल। उसमें एक परिवार रहता है जिसमें मुखिया का नाम होता है राम भरोसे, और दोस्तों उसके 3 बच्चे होते हैं और पत्नी होती है। बच्चों में 2 बेटियां होती हैं, 1 बेटा होता है। बड़ी बेटी का नाम सुनीता होता है और जो छोटी बेटी होती है यानी कि बीच की, उसका नाम गीता होता है, और जो बेटा होता है उसका नाम विक्रम होता है। दोस्तों, जब विक्रम पैदा होता है तो डिलीवरी होने के बाद कुछ इन्फेक्शन फैल जाता है जिससे राम भरोसे की पत्नी की मृत्यु हो जाती। दोस्तों, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद घर में पालन पोषण जो बच्चे का है उसका दिक्कत होने लगती है। इससे राम भरोसे अपनी तीसरे नंबर की साली जिसका नाम सुनीति होता है उससे शादी कर लेता है। दोस्तों, जब वो शादी होके घर पे आ जाती है, बच्चों का भी पालन पोषण होने लगता है और कुछ समय जब बीत जाता है तो उससे भी 4 बच्चे पैदा होते। 3 लड़कियां होती हैं, 1 लड़का होता है। दोस्तों, जो इसकी छोटी लड़की होती उसका नाम हिमांशी होता है। दोस्तों, अब परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि दोस्तों 13 मार्च का दिन आता है। सुनीता हिमांशी को लेकर के खेतों पे जाती है, और दोस्तों जाते जाते आगे आगे सुनीता चल रही होती है और पीछे पीछे उसकी छोटी 6 साल की बहन हिमांशी चल रही होती है। जैसे सुनीता खेत पे पहुंचती है तो वो कुछ हिमांशी से कहती है लेकिन कोई उत्तर नहीं आता है, तो पीछे मुड़ कर के देखती है कि दोस्तों हिमांशी होती ही नहीं है। सुनीता एकदम घबरा जाती, कहती है आई तो मेरे साथ थी, मेरे पीछे पीछे चल रही थी, अचानक कहाँ पर चली गई। दोस्तों, अब वो वापस चल देती है सुनीता और आवाज मारती हुई जाती है, लेकिन हिमांशी कहीं भी नहीं मिलती है। सुनीता अपने घर जाती है और अपने पिता राम भरोसे से कहती है, अपनी माँ सुनीति से कहती है कि माँ, हिमांशी मेरे पीछे पीछे चल रही थी और मैं खेत पे जा रही थी, अचानक वो पता नहीं कहाँ से गायब हो गई। तो घर में उसके माता पिता सोचते हैं कि शायद ऐसा होगा, वो कहीं खेलने के लिए निकल गई होगी, तो ज़्यादा कोई ध्यान देते नहीं है, क्योंकि दोस्तों उस गांव में हिमांशी घूमती रहती थी, कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए उसके जो पिताजी राम भरोसे होते वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, जब 1-2 घंटे बीत जाते हैं और हिमांशी अभी तक घर नहीं आई होती है, तो दोस्तों अब सबको चिंता होने लगती है और उसको ढूंढने के लिए अब घर से सब निकल जाते हैं, गांव में ढूंढते हैं। दोस्तों, 1-2 घंटे और ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलती है तो पड़ोस वाले और रामलाल मिलके थाने जाते हैं, और थाने जाने के बाद में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। कहते हैं कि मेरी बच्ची मेरी बड़ी लड़की के साथ में खेत पे गई थी और पीछे से अचानक कहीं गायब हो गई, जो अभी तक मिल नहीं रही है। जब रामलाल रिपोर्ट करके घर पे वापस आ जाते हैं, जैसे ही दूसरा दिन सुबह होता है तो रामलाल के घर के बाहर एक लेटर लिखा हुआ दीवार पे चिपका हुआ होता है। उसमें लिखा होता है, मैं सुनीता से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अगर तुम मेरी शादी सुनीता से नहीं करवाओगी तो मैं तुम्हारी बेटी हिमांशी को मार दूंगा। और नीचे लिखा होता मेरा नाम पवन है। दोस्तों, पवन कोई और नहीं होता है, रामलाल के ही गांव का व्यक्ति होता है। जब इस तरह का वो लेटर देखता है रामलाल तो उसे तुरंत निकालता है दीवार से और सीधा उसको लेके पुलिस थाने पहुंच जाता है। वो लेटर पुलिस को देता है। उसी प्रकार से जैसे ही पुलिस पढ़ती है, उसको देखती है, तो उसके मन में कुछ शंका होती है। तो पुलिस वाले सबसे पहले सुनीता से पूछते हैं, क्या तुम पवन को जानती हो? तो सुनीता कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, मेरे ही गांव में रहता है, लेकिन मैं उससे
प्यार व्यार नहीं करती हूँ तो दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं उसके बाद सीधा अपनी टीम को लेके पवन के घर पे छापा मार देते जाके और उसको अरेस्ट कर लेते। अरेस्ट करने के बाद में थाने ले आते हैं और उससे पूछा बताई करते हैं। तो पवन कहता है कि साहब मैं इससे ना ही प्यार करता हूँ और ना ही मैं ये लेटर लिखा है। मुझे नहीं पता ये लेटर किसने लिखा, शायद कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है और ना ही मैंने हिमांशी को देखा है कल और ना ही मैं हिमांशी को जानता हूँ कि वो इस समय कहाँ पर है। इस तरह जब बात करते हैं जो पवन, तो पुलिस वालों को बड़ा आश्चर्य होता है कि लेटर भी लिखा हुआ है और उसके बाद में ये कह रहा मुझे पता भी नहीं है। पुलिस वाले अपनी और छानबीन करते हैं जिसमें यही पता चलता है कि सुनीता का और जो वो लड़का होता पवन उसका प्रेम प्रसंग पहले चला हुआ होता है। तो वो कड़ाई सख्ताई से सुनीता से पूछते हैं तो सुनीता कहती है साहब मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मैं जब खेत पर जा रही थी तो रास्ते में एक तालाब पड़ता है, तो उस तालाब के पास से जब मैं गुजर रही थी और मेरी छोटी बहन मेरे साथ जो चल रही थी वो भी गुजर रही थी, उसका पैर फिसल गया और वो तालाब में गिर गई। मुझे तैरना नहीं आता था इसलिए मैं उसे बचा नहीं सकी और मैं डर की वजह अपने घर पे बता नहीं पाई। दोस्तों जब इतनी बात सुनीता की पुलिस वाले सुन लेते हैं तो उसके बाद में अपनी टीम लेकर के और सुनीता को लेकर के उसी तालाब के पास पहुंच जाते हैं। उस तालाब में हिमांशी को ढूंढा जाता है तो जो हिमांशी की लाश बरामद हो जाती है। दोस्तों जब हिमांशी की लाश बरामद हो जाती है तो पुलिस वाले उसे निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब दोस्तों हिमांशी और पवन दोनों को पुलिस वाले अरेस्ट करके थाने में ही रखते हैं, उसने छोड़ते नहीं हैं और वेट करते हैं जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का। अगले दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस वाले शनाका खा जाते क्योंकि रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पे लिखा था कि हिमांशी की मौत पानी में डूबने से नहीं हुई है बल्कि गला दबाने से हुई है। अब दोस्तों पूरा शक हिमांशी की बड़ी बहन यानी संगीता पर जा रहा था। तो दोस्तों पुलिस वाले आते हैं और संगीता पवन दोनों को बिठाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मुझे पता चल गया है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई है, तुम लोगों ने गला दबा के इसको मार दिया है, अब तुम सच सच बताओगे या मैं अपना रंग दिखाऊं। जो सुनीता होती वो डर जाती है, वो जानती है कि पुलिस वाले जब अपने पे आते हैं तो एक एक शब्द कबलवा लेते, बहुत से तरीके होते उनके पास, इसलिए सुनीता डर की वजह से सच सच कबूल देती। वो जब कहानी बताती है तो पुलिस वाले भी सुन के दंग रह जाते हैं। दोस्तों कहानी वो कुछ इस तरह बताती है, कहती है जब मेरी माँ खत्म हो गई, मेरे पिताजी उसके बाद दूसरी शादी करके लाए, तो रिश्ते में तो ये मेरी मौसी है लेकिन मैं इनको पसंद नहीं करती थी क्योंकि जब ये शादी होके आती है तो सबसे पहले इन्होंने मेरी पढ़ाई बंद करवा दी और पढ़ाई बंद कराने के बाद में ऐसे ही कटता रहा और कुछ समय बाद मेरे पिताजी ने ज़मीन ली, वो भी इसी मासी के नाम कर दी। और उसके बाद में मैंने जब अपने पिताजी से कहा कि मैं पिताजी कुछ करना चाहती हूँ, मैं कंप्यूटर सीखना चाहती हूँ, तो वो भी मेरी जो सौतेली माँ यानी मासी है उसने मना कर दिया। लेकिन मैंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे कुछ करना है, तो पिताजी ने मेरे कंप्यूटर के लिए हाँ कर दी और मैनपुरी जो चौराहा है वहाँ पर एक कंप्यूटर सेंटर है उसमें मेरा एडमिशन करा दिया। अब मैं वहाँ पर कंप्यूटर सीखने रोज जाया करती थी। इसी बीच में वहाँ पर एक पवन नाम का व्यक्ति होता है जो कि मेरे ही गांव का होता है, वो वहीं पर वो भी कंप्यूटर सीखा करता था और मैं भी सीखा करती थी। अब वो मेरे गांव का था इसलिए मैं उससे बोला बतलाया करती थी, साथ में ही कोचिंग जाया करती थी कंप्यूटर के और साथ में जब छुट्टी हो जाती थी तो गांव तक साथ में आया करती थी। लगभग मेरे गांव से 2 किलोमीटर मैनपुरी चौराहा पड़ता था, पैदल जाना था पैदल आना था। हम लोग बातें करते थे, बातें कब मुलाकातें में बदल गई, कब मुलाकातों से कब प्यार में बदल गई हमें खुद नहीं पता चला। और एक समय ऐसा आया कि सारे बंधन तोड़ के हमने आपस में शारीरिक संबंध बना लिए। जब मैंने पवन के साथ शारीरिक संबंध बनाए तो मुझे पहली बार जब मैंने संबंध बनाए तो मुझे जो शारीरिक सुख की चरम सीमा होती वो प्राप्त हो गई। जब मुझे चरम सीमा प्राप्त हुई तो इतना ज़्यादा आनंद आया कि शायद मुझे इस चीज़ का चस्का लग गया। जब मैं पवन से मिलके अपने घर आई तो मैं पूरी रात वही जो बीता पल था उसी के बारे में मैं सोचती रही और मुझे यही लगता रहा कि कब मुझे पवन मिले। दोस्तों कहते भी ऐसा हैं कि शायद
कोई भी लड़की स्त्री किसी के साथ पहली बार संबंध बनाए और उसकी मन की मनसा पूरी तरह से पूरी हो जाए तो शायद उस मर्द को वो औरत वो स्त्री कभी भूल नहीं पाती है। और यही यहाँ पर सुनीता के साथ में हुआ। अब सुनीता पवन को भूल नहीं पा रही थी, उसको उसी चीज का चस्का लग गया और जब भी वक्त मिलता था सुनीता और पवन दोनों संबंध बना लेते थे। दोस्तों समय बीतने लगा, वो इतनी चालाकी और चतुराई से मिलते थे, संबंध बनाते थे कि किसी को पता ना चले और हमारी बदनामी गांव में ना हो। दोस्तों समय बीतता रहता है। अब जो पवन होता है दोस्तों, उसकी शादी हुई होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं। ये सारी बात सुनीता को पता थी, फिर भी सुनीता उससे संबंध बनाती है और उसे इतना मजा आता है पवन के साथ कि वो बार बार वही काम करने के लिए प्रेरित करती रहती पवन को, और पवन भी उसके साथ संबंध बनाता रहता। दोस्तों समय बीतता रहता, धीरे धीरे साल 2 साल बीत जाते हैं और उनका प्रेम प्रसंग चलता रहता है। एक समय जब आता है जब सुनीता के घर वाले यानी कि उसके पिताजी सुनीता की शादी की बात करते हैं घर पे कि अब बेटी जवान हो गई है, मुझे शादी के लिए इसके रिश्ता देखना चाहिए। जब इतनी बात सुनीता सुनती है तो वो सारी बात अपने जाके पवन को बता देती है और पवन को बताने के बाद में कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो जो पवन होता है वो साफ शब्दों में कह देता है कि तुमको पता है कि मेरी पत्नी है और मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कैसे तुमसे शादी कर सकता हूँ। प्यार तक तो ठीक है लेकिन मैं शादी तुमसे नहीं कर सकता। लेकिन जो सुनीता होती है दोस्तों, उसे उसके साथ संबंध बनाने में इतना मजा आता है कि वो पवन को छोड़कर किसी और के बारे में सोचती भी नहीं, क्योंकि उसकी जो हर बार वो मनसा पूरी कर देता था, इसलिए उसको बड़ा मजा आता था और वो उसके बारे में सोचती ही रहती थी, किसी और के बारे में कभी सोचा ही नहीं उसने। दोस्तों जब पवन मना कर देता है तो सुनीता जो होती है वो चिढ़ जाती है और चिढ़ने के बाद में पवन से कहती है कि एक काम करो, तुम अपनी पत्नी का तलाक कर दो, यानी कि उसको तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। पवन साफ शब्दों में मना करता है और कहता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तलाक उसको नहीं दे सकता हूँ, तुम जाओ जहां तुम्हारे पिताजी शादी की कह रहे हैं वहां उससे शादी कर लो। दोस्तों सुनीता होती है वो साफ साफ कह देती है अगर तुम मेरे नहीं होगे तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी, और गुस्सा नाराज होके वहां से चली जाती है। और आने के बाद में दोस्तों जब वो एक दिन सुबह सुबह उठती है तो खेतों में जाने का प्रोग्राम बनाती है, अपनी छोटी बहन हिमांशी को साथ में लेकर के खेतों पे जाने लगती है। अब उसके मन में वही चल रहा था कि किस तरह मैं पवन को पा सकती हूँ, अगर पवन मेरा नहीं है तो किसी का नहीं। लास्ट में वो यही फैसला करती है कि पवन मेरा नहीं तो किसी का नहीं, इसलिए वो एक प्लान बनाती है और हिमांशी को अपने साथ खेतों में ले जाती है। एक जब वो तालाब के पास पहुंचती है तो एक झाड़ी के पीछे जाके हिमांशी की यानी कि अपनी छोटी बहन की गला दबा करके हत्या कर देती है और जब उसका जो शव होता है वो तालाब में फेंक देती है। और उसके बाद में वो बहाना बना के घर पे आ जाती है और घर वालों से कह देती है कि हिमांशी पीछे से कहीं गायब हो गई है, वो मिल नहीं रही, इस तरह का बहाना बना देती है। और रात को ही वो एक लेटर लिखती है जिसमें वो पवन का नाम डाल देती और घर के बाहर रात में ही चिपका देती है। जब राम भरोसे रिपोर्ट करके आते सुबह वो लेटर देखते तो वही पुलिस वालों को देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से सुनीता और पवन को दोनों को पुलिस वाले पकड़ ले जाते हैं थाने में। और जब सुनीता इस तरह की पूरी कहानी बता देती है कि मैंने पवन अगर मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं, इसलिए मैंने लेटर चिपका दिया उसका नाम लिख करके, जिससे वो पुलिस वालों का हत्थे लगेगा और पुलिस वाले का सीधा शक पवन को जाएगा और पवन को हमेशा के लिए जेल हो जाएगी, अगर मेरा नहीं तो किसी का नहीं। जब इस तरह की कहानी सुनीता दोस्तों बता देती है, पुलिस वाले सुनीता को चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तूने अपने जिस्म की प्यास बुझाने के चक्कर में अपनी बहन की जिंदगी ले ली, तुझे तो मैं क्या ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट जिला होता है उसमें ये केस पहुंच जाता है, पवन तो बाइज्जत बरी हो जाता क्योंकि उसकी गलती होती ही नहीं है दोस्तों। और जो सुनीता होती है उसको सजा हो जाती, वो जेल चली जाती है। दोस्तों इस तरह ये मैटर कहानी सुलझ जाती है। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी और इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ कमेंट जरूर करें। और दोस्तों वीडियो को एक लाइक भी कर दें, दोस्तों वीडियो बनाने में मेहनत लगती। दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप कर करके ना देखा करें। दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद में एक बेल आइकन आएगी उसको प्रेस करके ऑल पे कर दें। और दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें,
फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे। और दोस्तों मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।